हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 लाइफ साइंस के चैप्टर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और 5 तो सॉल्व कर दिया है, बट चैप्टर 2 जो है वो बाकी था सॉल्व करना, वो पढ़ाना बाकी था। तो इसलिए आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर 2 का पार्ट 1 है, मतलब कि पहला वीडियो है। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग पार्ट 2, पार्ट 3 इसके तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में देखिए, इस चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ या जीवन की निरंतरता, अर्थात जीवन कैसे निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम देखते हैं इसका क्या है हेडिंग की कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि लाइफ क्या है, लाइफ या जीवन है क्या। तो देखिए, जीवन की सृष्टि सबसे पहले एक भौतिक रासायनिक क्रिया के माध्यम से शुरू हुई थी। तो जीवन सबसे पहले कैसे शुरू हुआ था? एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से ये स्टार्ट हुआ था लाइफ। और कहाँ पे हुआ था ये हुआ था समुद्र के जल में। तो समुद्र के जल में सर्वप्रथम सबसे पहले जीवन जो है वो पाया गया था। एक कोशिकीय जीव, तो सबसे पहले जो रचना हुआ था उस जिस जीव का, वो जीव था एक कोशिकीय, अर्थात उस जीव में सिर्फ एक ही कोशिका था। ऐसे जीव का जो है रचना सबसे पहले हुआ था। कहाँ पे पाया गया था वो जीवन व लाइफ पाया गया था उसको समुद्र के जल में। फिर क्या हुआ कि वहाँ से शुरू करके, मतलब अमीबा की रचना से शुरू करके, सबसे पहले अमीबा की रचना हुई, वहाँ से शुरू करके धीरे धीरे क्या हुआ, अनुकूलन और क्रम विकास की सहायता से। अनुकूलन और क्रम विकास आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। तो अनुकूलन और क्रम विकास की धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे अनुकूलन हो गया और क्रम विकास की सहायता से बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति होने लगी। अर्थात पहले जो जीव उत्पन्न होते थे उनमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती थी, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, अनुकूलन और जैव विकास की सहायता से क्या हुआ कि बहुकोशिकीय जीवों की भी उत्पत्ति होने लगी। अर्थात ऐसे जीव जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। अब है, जैसे ही हम लोग लाइफ को समझ लिया कि जीवन क्या है, अब हमें जानना है कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ या जीवन की निरंतरता का क्या तात्पर्य है। तो देखिए, जीवन की निरंतरता का अर्थ यह है कि जीवन जो है वो कभी भी रुकी हुई नहीं है। अर्थात क्रमशः क्या होता है कि एक कोशिकीय सरल जीवों से जटिल बहुकोशिकीय जीवों की रचना जो है कायम है। अर्थात सबसे शुरू में पाया गया था बिल्कुल ही सरल जीव जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती थी, और धीरे धीरे उस एक कोशिकीय जीव से निरंतर जो है परिवर्तन होते 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 धीरे धीरे अभी बिल्कुल ही जटिल बहुकोशिकीय जीव भी पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य जो है वो क्या है, एक जटिल बहुकोशिकीय जीव है ना। तो इस तरह से जीवन जो है निरंतर आगे की तरफ बढ़ रहा है, कभी भी वो एक जगह पर रुका हुआ नहीं है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कि कैसे जीवन निरंतर बढ़ रहा है। तो अब देखिए, इस चैप्टर को हम लोग कुछ भागों में डिवाइड करेंगे। ओके, तो आज का जो पहला भाग है, हम लोग आज पहले भाग का चर्चा करेंगे, वो है कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र। ठीक है, ये दो टॉपिक को हम लोग जो है कवर करेंगे इस वीडियो में, कि कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आता है कोशिका विभाजन। तो ये सबसे पहले कोशिका विभाजन को समझ लें। तो विभाजन का मतलब ही आप लोग जानते हैं ना, कि विभाजन का मतलब क्या होता है, टूटना, है ना, या विभाजित होना। तो देखिए, जिस विशेष प्रक्रिया के सहारे, एक प्रक्रिया के सहारे मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण हो, अर्थात मातृ कोशिका जो है वह विभाजित होकर के पुत्री कोशिका का निर्माण करे, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। बहुत सिंपल है। तो कोशिका विभाजन क्या है, एक विशेष प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के सहारे क्या होता है कि मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। ओके, तो ये हो गया कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका चक्र। तो देखिए, कोशिका चक्र मतलब लगातार कोशिका विभाजन के दौरान प्रत्येक कोशिका दो अवस्थाओं से गुजरती है। अर्थात कोशिका विभाजन के अंतर्गत ही एक कोशिका चक्र आता है। अर्थात जब कोशिका विभाजन हो रही होती है तो प्रत्येक कोशिका विभाजन के दौरान, ठीक है, जब भी कोशिका का विभाजन हो रहा होता है तो प्रत्येक कोशिका जो है वो दो अवस्थाओं से गुजरती है। एक है विश्राम अवस्था और एक विभाजन अवस्था। अर्थात ये चक्र जो है चलता रहता है।
तो इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका चक्र। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, ये तो हो गया कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कोशिका का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको कहते हैं क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्रोमोसोम जो है, जिसको इंग्लिश में क्रोमोसोम ही बोलते हैं और हिंदी में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम है क्या, इसका परिभाषा थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। तो देखिए, कोशिका के केंद्रक में, आप लोग जानते हैं ना कि कोशिका के बीच में केंद्रक पाया जाता है, किसी भी कोशिका के बीच में जो है वो केंद्रक पाया जाता है। तो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित क्रोमैटिन प्रोटीन, तो इस केंद्रक के अंदर जो एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन प्रोटीन की बनी वे सूत्रवत रचनाएं जिन पर सजीवों के लक्षण धारण करने वाले जीन पाई जाती हैं उसे क्रोमोसोम कहते हैं। अर्थात ये थोड़ा समझ ले, इसको क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रक में जो है, कोशिका के केंद्रक में कुछ ऐसे सूतों जैसे सूत्रवत रचनाएं, अर्थात सूता जो होता है ना, आप लोग जानते हैं सूता, तो सूत्रवत कुछ रचनाएं पाई जाती हैं जो किस चीज़ से, ये सूत्रवत रचनाएं किस चीज़ से बनी होती हैं, ये बनी होती हैं क्रोमैटिन प्रोटीन से। तो क्रोमैटिन प्रोटीन की बनी वो सूत्रवत रचनाएं जिन पर, इन रचनाओं पर सजीवों के लक्षण धारण करने वाले जीन पाए जाते हैं। तो इन रचनाओं पर जो है सजीवों के लक्षण जो हैं, धीरे धीरे हम लोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है सजीवों के लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, आप लोग को पता है ये। तो वो किसके सहायता से होता है, जीन की सहायता से। वो जीन कहाँ पाया जाता है, वो जीन पाया जाता है इस क्रोमोसोम में, ठीक है। तो उन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। तो अगर परिभाषा को फिर से समझ लें, कोशिका के केंद्रक में उपस्थित क्रोमैटिन प्रोटीन की बनी वे सूत्रवत रचनाएं जिन पर सजीवों के लक्षण धारण करने वाली जीन पाई जाती है उन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। ओके, तो ये हो गया क्रोमोसोम की परिभाषा। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो देखिए, इसके बाद है कि हाउ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड, मतलब क्रोमोसोम जो है, जो कोशिका में जो क्रोमोसोम पाया जाता है वो कैसे फॉर्म होता है, उसकी रचना कैसे होती है, ठीक है, किस तरह से उसकी रचना जो है होती है। तो देखिए, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। अब देखिए, कोशिका जो है, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोशिका दो प्रकार की होती है, एक है यूकैरियोटिक और दूसरी है प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक मतलब होता है जो थोड़ा जटिल होता है ना, और प्रोकैरियोटिक मतलब बिल्कुल सिंपल, अर्थात जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनका जो कोशिका है वो होता है प्रोकैरियोटिक, और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनकी कोशिकाएं कैसी होती है, यूकैरियोटिक। तो देखिए, अर्थात अगर कोशिका यूकैरियोटिक है तो उसका क्रोमोसोम भी यूकैरियोटिक ही होगा। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का गठन जो है वो 4 प्रकार के अणुओं से होता है। तो क्रोमोसोम का गठन जो है वो कितने प्रकार के अणु से होता है, 4 प्रकार के अणु से। क्या क्या है उन अणुओं का नाम? सबसे पहला है डीएनए, धीरे धीरे समझेंगे डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। अच्छा, तो सबसे पहला है डीएनए, ठीक है। तो 4 प्रकार के अणुओं से होता है। पहला है डीएनए, दूसरा है आरएनए, तीसरा है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन को हम लोग बेस प्रोटीन भी कहते हैं, और चौथा है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो इन 4 प्रकार के अणुओं से जो है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का गठन होता है। और प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम जो है, अर्थात जो सिंपल वाला जो कोशिका है उसके अंदर जो क्रोमोसोम पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, वो जो है सिर्फ डीएनए के बने होते हैं। इनमें जो है हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए कुछ भी नहीं पाया जाता है। तो सिर्फ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में ये 4 प्रकार के अणु पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में सिर्फ जो है डीएनए ही पाया जाता है। इसमें हिस्टोन, नॉन हिस्टोन और आरएनए नहीं पाया जाता है। तो अब हम लोग चर्चा करें ये डीएनए है क्या, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है वो है क्या। तो देखिए, डीएनए की परिभाषा को हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। डीएनए हमने सुना बहुत बार है कि इसका डीएनए ऐसा है, उसका डीएनए ऐसा है, कहते हैं ना हम लोग अक्सर। तो लेकिन डीएनए है क्या, उसका वैज्ञानिक परिभाषा क्या है, वो थोड़ा सा समझ लें। तो देखिए, डीएनए जो है वो एक जटिल जैव अणु होता है, एक बहुत ही जटिल जो है जैव अणु होता है, एक तरह का अणु है। अर्थात डीएनए जो है वो एक प्रकार का अणु है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक गुणों को प्रवाहित करने का कार्य करता है। तो डीएनए का कार्य क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी से, जैसे मान लीजिए माता पिता से बच्चों में,
उसके जो आनुवंशिक गुण है उसको प्रवाहित करने का काम कौन करता है? डीएनए करता है। आनुवंशिक गुण का मतलब मैंने एक वीडियो बनाया था आनुवंशिकता के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए फादर का हेयर यदि कर्ली है और बच्चे का हेयर भी कर्ली हो गया बिल्कुल वैसे ही, तो इसका ये किस तरह से हुआ कि जीन की सहायता से या डीएनए की सहायता से उसका जो आनुवंशिक गुण है फादर का वो उसके बच्चे में आ गया। तो इसे हम लोग कहते हैं, ये किसका कार्य है? ये डीएनए का कार्य है। तो डीएनए की अगर परिभाषा पूछा जाए तो आप कैसे लिखेंगे डीएनए की परिभाषा? तो डीएनए एक जटिल जैव अणु है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक गुणों को प्रवाहित करने का कार्य करता है। अच्छा, अब देखिए डीएनए जो है वो 2 श्रृंखलाओं का बना होता है। अगर डीएनए का हम रचना को समझने की कोशिश करें कि डीएनए में देखने में कैसा होता है, ये तो समझ में आ गया कि डीएनए का काम क्या होता है, लेकिन इसका रचना कैसा होता है, देखने में ये कैसा होता है। तो देखिए इसका निर्माण 2 श्रृंखलाओं या स्ट्रैंड्स, जिसको श्रृंखला को हम लोग इंग्लिश में स्ट्रैंड्स भी बोलते हैं, का बना होता है, जो आपस में एक दूसरे से सर्पिलाकार रूप से जुड़े होते हैं। तो डीएनए का निर्माण 2 श्रृंखलाओं से होता है, 2 श्रृंखला, और वो जो 2 श्रृंखलाएं हैं, 2 स्ट्रैंड्स जो हैं, वो आपस में एक दूसरे से सांप की तरह सर्पिलाकार रूप से जुड़े होते हैं। और ये जो सर्पिलाकार रूप से जो जुड़े होते हैं, इस रचना का एक विशेष नाम है। उस रचना को हम लोग कहते हैं डबल हेलिक्स। ठीक है, तो इसे कहते हैं डबल हेलिक्स कहते हैं। तो इस चित्र को आप किताब में देख सकते हैं, पेज नंबर 41 में जो है आपका ये बुक, आप लोग का ये बुक है आधुनिक जीव विज्ञान एवं परिवेश। तो इसमें जो है यहाँ पे देखिए चित्र बहुत अच्छे से दिया गया। तो यहाँ पे देखिए 2 स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड है ये वाला और दूसरा है ये वाला स्ट्रैंड। ये दोनों स्ट्रैंड या देखिए आपस में किस तरह से सांप की तरह लिपटे हुए हैं, है ना। तो इसी संरचना को हम लोग कहते हैं डबल हेलिक्स। तो ये है डीएनए का रचना, कि डीएनए दिखने में ऐसा होता है, इसमें डबल जो है स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है जीन। ओके, तो जीन जो है, जीन के बारे में समझें। तो जीन क्या है? जीन जो है वो डीएनए का एक भाग है। जीन तो हमने बहुत सुना है कि इसका जीन ऐसा है, उसका जीन ऐसा है, जीन को चेक कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जीन का जो अगर वैज्ञानिक परिभाषा समझे तो वो है क्या? जीन जो है वो डीएनए का एक विशिष्ट भाग है। ठीक है, डीएनए का एक विशेष भाग है जीन, जो कि अति सूक्ष्म रचनाएं हैं। ये जीन जो है बहुत ही छोटी छोटी रचनाएं हैं, एवं जो आनुवंशिक लक्षणों को धारण करने एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। ओके, तो इसका भी कार्य डीएनए जैसा ही है, क्योंकि जीन जो है वो डीएनए का ही अंश है। तो अगर क्रोमोसोम डीएनए और जीन को समझे हम लोग, तो कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम, है ना। क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया। इस वीडियो में हमने सबसे पहले कवर किया कि हम लोगों का जीवन क्या है, उसके बारे में जाना हम लोगों ने। फिर हमने जाना कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र किसे कहते हैं। फिर क्रोमोसोम के बारे में समझा, और उसके बाद हमने डीएनए और फिर जीन के बारे में समझा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 वीडियो के साथ बहुत जल्द ही। थैंक यू सो मच।